ठीक है। तो चलिए साथियों, बता दीजिए आवाज आ रही है? एक बार आप सब बता दीजिए, आवाज आ रही है? ठीक है, तो सब कुछ ठीक है, आवाज आ रही है। और चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं आपके लिए हम आज लेकर आए हैं। ठीक है, तो एक बार आप सब फटाफट लाइक कर दीजिए, जितने लोग आए हैं सारे लोग लाइक कर दीजिए। चलिए, तो देखिए 1 मिनट आप सबको प्रश्न लगा देते हैं, प्रश्न जो आज करवाने हैं। देखिए, आज के जो एपिसोड है उसमें ग्रामर भी होगा, साहित्य भी होगा, काव्यशास्त्र भी होगा, यानी सभी पोर्शंस जो हैं उनसे प्रश्न आज वाले एपिसोड में रहेंगे। चलिए, तो आज का जो सबसे पहला प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। यहां पर संधि का भेद बताना है कि कौन सी संधि है। ऑप्शन से है चतुष्पाद, चतुष्पाद, चतुर्धन पाद, चतुर्धन स्पाद, चतुष्धन पाद। यह आपके शब्द हैं। फटाफट कमेंट करके बताइए। यहां पर देखिए आधा स आपको दिख रहा है। क्या दिख रहा है यहां पर? आधा श दिख रहा है। अब यहां देखिए कि जब भी आपको आधा श इस तरह संधि में दिखे तो आपको यह देखना है कि यह पहले कभी न कभी विसर्ग रहा होगा। क्या रहा होगा? तो यह कभी न कभी विसर्ग रहा होगा और विसर्ग का रूप बदल के यह आधा स बन गया है। ठीक है, यानी यह पहले क्या था? पहले विसर्ग था और विसर्ग के बाद में यह आधा सा के रूप में निर्मित हो गया। एक चीज तो यहां क्लियर हो जाती है कि यह किस तरह का है शब्द। तो यह शब्द है साथियों विसर्ग संधि का। किस तरह की संधि है? यह विसर्ग संधि है। तो विसर्ग का क्या हो जाता है? विसर्ग का शकार हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाता है? शकार हो जाता है। और कौन सा? मूर्धन्य शकार। तो चतुर्धन पाद बराबर क्या हो जाता है? चतुष्पाद हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। नीचे दिए गए शब्दों का सही शब्द वाला विकल्प पहचानिए। तो देखिए, संधि बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है।
यहां पर देखिए, नर में, नर जो शब्द है यहां अ है और ईश में ई है। तो जहां पर भी अ और ई मिलता है तो ए बन जाता है। अ और ई जब मिलेगा तो क्या बन जाएगा? आ धन ई। आ के बाद यहां उ, तो ऊ का ओ हो जाएगा, री का र हो जाएगा और री का ल हो जाता है। ए ओ अर अल, ए ओ अर अल हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? नर धन ईश बराबर नरेश। ई गायब होगा, श आएगा और ई और अ मिलकर ए की मात्रा इस पे लग जाएगी। आदेंग गुण यानी गुण स्वर संधि। यहां आपको बताना है, निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। अब देखिए, संयुक्त आप सबको बताया था कि उसका काम बन जाए इसलिए वह किसी से सिफारिश करने के चक्कर में है। जब दो वाक्य एक साथ हो तभी संयुक्त वाक्य होगा, और दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए संयोजक अवयव होना चाहिए। दोनों वाक्य आपस में स्वतंत्र होने चाहिए और दोनों स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने के लिए बीच में संयोजक अवयव होना चाहिए। देखते हैं कहां पर है। उसका काम बन जाए इसलिए वह किसी सिफारिश करने के चक्कर में है। मैंने एक पक्षी देखा जो घायल था। वह जो टोपी बाबू है कहीं जा रहा है, राकेश ने भोजन किया। तो पहला तो सरल या साधारण वाक्य है जो सबसे अंत में वाला है, तो ये तो नहीं होगा, ये तो कंफर्म में है। अब बच रहा है वह जो टोपी वाला है, यानी यहां पर पहले वाक्य का प्रभाव दूसरे वाक्य पर भी पड़ रहा है, इसलिए मिश्र वाक्य है। मैंने एक पक्षी देखा जो घायल था, पहले वाक्य का प्रभाव वाक्य पड़ रहा है, इसलिए मिश्र वाक्य है। उसका काम बन जाए इसलिए वह किसी से सिफारिश करने के में है, तो उसका काम बन जाए यहां तक एक वाक्य, वह किसी से सिफारिश करने के चक्कर में है, यहां तक दो वाक्य, और दोनों वाक्यों को जोड़कर क्या बन गया? एक वाक्य बन गया। किससे जुड़कर बना? इसलिए शब्द से जुड़ा और एक नए वाक्य का निर्माण हो गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न विकल्पों में से सरल वाक्य का विकल्प चुनिए। इसमें आप सरल वाक्य चुनना है। देखिए, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर वाक्यों का विभाजन किया जाता है। रचना के आधार पर या तो अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार का होता है, जबकि रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार का होता है, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। यहां पर आपसे पूछ रहा है कि यह किस प्रकार का वाक्य है, तो इसमें सरल वाक्य का चयन करना है। जो देर से कार्य खत्म करेगा उसे सजा मिलेगी। पहले वाक्य का दूसरे वाक्य पर प्रभाव है, इसलिए मिश्र वाक्य हो गया। दीपक आया और थक कर सो गया। दोनों स्वतंत्र वाक्य हैं और दोनों को जोड़ने के लिए कंजक्शन या संयोजक अवयव का प्रयोग किया गया, इसलिए संयुक्त वाक्य है। वह चला तो था लेकिन आधे रास्ते से लौट गया। वह चला तो था एक वाक्य है, पूर्ण है। आधे रास्ते से लौट गया दूसरा वाक्य पूर्ण है, और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए संयोजक अवयव लेकिन का प्रयोग किया गया, इसलिए संयुक्त वाक्य है। श्वेता नए कपड़े लेकर आई है, तो जो सबसे अंतिम वाक्य है यह वाक्य साथियों आपका यहां पर ऑप्शन के अनुसार सरल वाक्य है। ठीक है, अगला सवाल। निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प चुनिए। दीपा की दादी बहुत अच्छी कहानियां सुनाती है। अब देखिए, यहां पर हम जब वाक्य देखते हैं
तो दो वाक्य के भाग होते हैं। जैसे इंग्लिश में हम दो वाक्य के भाग देखते हैं, सब्जेक्ट पार्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट। यहां पर हमें उद्देश्य और विधेय दो भाग मिलते हैं। एक मिलता है उद्देश्य और दूसरा वाक्य में होता है विधेय। यानी एक वाक्य को हम दो भागों में ही विभाजित कर सकते हैं, एक को हम उद्देश्य कहते हैं और दूसरे को हम विधेय कहते हैं। ठीक है, यहां उद्देश्य और विधेय की बात है, तो यहां पर आपको पहचानना है कि उद्देश्य का सही विकल्प आपको चयन करना है। उद्देश्य का सही विकल्प आपको चयन करना है। ठीक है, चलिए बताइए, फटाफट बताइए। दीपा की दादी बहुत अच्छी, पूरे वाक्य देखते हैं। दीपा की दादी बहुत अच्छी कहानियां सुनाती हैं। अब जो संज्ञा उपवाक्य है, यानी जो मुख्य कर्ता के भूमिका में है, वो कौन है? तो दीपा की दादी, दीपा की दादी क्या हो जाएंगी? उद्देश्य हो जाएंगी। और इनके द्वारा विधान जो हो रहा है, इनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, इनके द्वारा जो विधान किया जा रहा है, वह विधेय हो जाएगा। तो उद्देश्य हो जाएगा दीपा की दादी, यानी कि जो कर्ता की भूमिका है, उद्देश्य हो जाएगा। और इनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, इनके द्वारा जो विधान हो रहा है, क्या विधान हो रहा है? बहुत अच्छी कहानियां सुनाती हैं। तो इनके द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है, इनके द्वारा क्या विधान हो रहा है? बहुत अच्छी कहानियां सुनाती हैं। जैसे चोरी करने वाला लड़का आज घर आया है, मैंने वाक्य दिया चोरी करने वाला लड़का आज घर आया है। अब यहां वाक्य की शुरुआत विशेषण से हो रही है, लेकिन पूरा का पूरा यह वाक्य कर्ता के तौर पर है कि चोरी करने वाला लड़का, यानी यहां पर भी ये उद्देश्य होगा। चोरी करने वाला लड़का आज घर आया है, तो चोरी करने वाला लड़का विधान क्या है? आज घर आया, यानी कि ये विधेय हो जाएगा। यहां पर वाक्य का भेद पहचानना है। बताइए फटाफट। विधानवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। ये हो गया। देखिए, बहुत सारे लोग आ चुके हैं, सब लोगों का स्वागत है। फटाफट आप लोग जवाब देते रहिए। विकल्प चुनिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। किस प्रकार का वाक्य है? विधानवाचक है, संदेहवाचक है, निषेधवाचक है या संकेतवाचक है? मैंने आपको बताया कि अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार का होता है। रचना या बनावट के आधार पर वाक्य 3 प्रकार का होता है। जिन प्रकार के वाक्यों का यहां उदाहरण दिया गया है, ये अर्थ के आधार वाक्य हैं। तो विधानवाचक वाक्य। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो देखिए यहां पर संदेह है नहीं, निषेध है नहीं और संकेत भी नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा विधानवाचक वाक्य। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। आप सही संधि वाला के पहचानना है। महाधन उर्मी, महाधन उर्मी,
अब यहां दोनों शब्दों के अंतिम वाले वर्ण को आप निकालिए। एक बार पूछा जाता है कि संधि की परिभाषा क्या है या संधि किसे कहते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि दो शब्दों के मेल से संधि होती है, कुछ लोग कहते हैं कि दो वर्णों के मेल से संधि होती है, जबकि संधि की सही परिभाषा क्या है कि दो शब्दों के सन्निकट वर्णों के मेल से होता है ये। ठीक है, यानी दो वर्णों के मेल से नहीं होता, दो सार्थक शब्दों के सन्निकट मेल से, दो सार्थक वर्णों के, सॉरी गलत बोल रहा हूं मैं, दो सार्थक शब्दों के सन्निकट वर्णों के मेल से संधि का जन्म होता है या संधि होती है। यह याद रखिएगा, यह कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो यहां पर मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको दिखा देता हूं, जैसे महाधन उर्मी है, तो महा भी क्या है, एक सार्थक शब्द है, और उर्मी भी क्या है, एक सार्थक शब्द है, और इस शब्द का अंतिम वर्ण दीर्घ अ है, और इस शब्द का पहला वर्ण उ है, और आ और उ जो हैं ये दोनों वर्ण किस प्रकार के वर्ण हैं, तो ये वर्ण सन्निकट वर्ण हैं। तो दो सार्थक शब्दों के सन्निकट वर्णों के मेल से जो शब्द बनता है वह होता है संधि। अब महाधन उर्मी है, आधन उ बराबर क्या होगा, बताएं। चलिए, अब यहां पर कोई भी ऐसा शब्द नहीं मिल रहा है जो सही हो, तो दरअसल हमारे टाइपिंग वाले भैया ने छोटी सी मिस्टेक कर दी है। ठीक है, हमारे टाइपिंग वाले भैया ने छोटी सी मिस्टेक की है। क्या की है उन्होंने, यहां पर र की मात्रा लगाना वो भूल गए। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए। देखिए, हम कभी भी जब संधि करते हैं तो सन्निकट वर्णों का करते हैं। आधन उ बराबर क्या हो जाता है, अर हो जाता है, आधन उ बराबर अर हो जाता है। अब महा में उर्मी में उ निकल गया, छोटी मी और री की मात्रा ऊपर रा बचा। अब यहां अर जो हमें मिला है उसे बीच में रख देंगे, सबको मिला देंगे, क्या हो जाएगा, ह से अ मिलेगा, मह हो जाएगा। ठीक है, क्षमा करिएगा, आधन उ बन रहा है तो मैं अर जोड़ दे रहा था, आधन उ बन रहा था तो ओ बन गया। ठीक है, अब यहां पर ओ हमने बीच में लाके रख दिया, अब अ की मात्रा ओ ये लग गया और यहां पर यह जुड़ गया, महोर में हो गया। ठीक है, तो यहां पर आधन उ बराबर ओ, आदेंग गुण से गुण स्वर संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य, देखिए मैंने बढ़िया ढंग से समझा दिया है, सरल, संयुक्त और मिश्र। मुझे लगता है कि सभी लोग इसका आसानी से जवाब दे देंगे। बताइए, यहां आपको पहचानना है मिश्र वाक्य। चलिए देखते हैं। विवेक काम से आया और थककर सो गया। माताजी खाना बना रही हैं। जब तुम 10वीं कक्षा अच्छे अंकों से पास हो जाओगे तब तुम्हें कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। दिल ढल गया और
अंधेरा हो गया। दिन ढल जाए हाय रात न जाए। अंतिम पंक्ति। अब देखिए, विवेक काम से आया और थककर सो गया। विवेक काम से आया, पहला वाक्य, थककर सो गया दूसरा वाक्य। दोनों वाक्य स्वतंत्र हैं। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए संयोजक अवयव और का प्रयोग किया गया है, संयुक्त वाक्य। माताजी खाना बना रही हैं, सरल या साधारण वाक्य। जब तुम 10वीं कक्षा अच्छे अंकों से पास हो जाओगे, पहला वाक्य। इस वाक्य का दूसरे आश्रित उपवाक्य कौन है, तुम्हें कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। यानी एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर आश्रित या निर्भर है। दिन ढल गया और रात हो गया। दिन ढल गया पहला वाक्य स्वतंत्र है, अंधेरा हो गया दूसरा वाक्य स्वतंत्र है। दोनों को जोड़ने के लिए संयोजक अवयव और का प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से जहां पर एक वाक्य दूसरे वाक्य पर उप हो या आश्रित हो, वहां पर ही मिश्र वाक्य होता है। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य का सही विकल्प पहचानिए। चलो बबुआ बताओ फटाफट। उद्देश्य का सही पहचान करना है। अपने मित्र के घर गया है। राम गृह कार्य करने के लिए और अपने मित्र के घर गया है। अपने मित्र के घर गया है। रोहन गृह कार्य करने के लिए, रोहन और गृह कार्य। मैंने बताया वाक्य के दो भाग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। उद्देश्य यानी कर्ता और विधेय यानी उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य। तो रोहन गृह कार्य करने के लिए भी अपने मित्र के घर गया है। तो इसमें आप देखिए, पूछा है उद्देश्य का सही विकल्प पहचानना है। ठीक है, यहां पर गृह कार्य करने के लिए अभी अपने मित्र के घर गया है, यह तो विधान है उसके द्वारा किया जा रहा है। लेकिन रोहन जो है वह केवल और केवल उद्देश्य का काम कर रहा है, तो उद्देश्य हो जाएगा रोहन। निम्नलिखित वाक्य में विधेय का सही विकल्प पहचानना है। आपको विधेय का सही विकल्प पहचानना है। निम्नलिखित में विधेय का सही विकल्प कौन सा है? बताइए। युवराज ने एक ओवर में 6 छक्के लगाए, 6 छक्के लगाए युवराज। प्रश्न है युवराज ने एक ओवर में 6 छक्के लगाए, ये आपका प्रश्न है। युवराज ने एक ओवर में 6 छक्के लगाए। अब यहां क्या बताना है, विधेय का सही विकल्प पहचानना है। विधेय का सही विकल्प पहचानना है। बताइए। अभी भी हमने आपको बताया था विधेय का मतलब क्या होता है, जहां पर विधान किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? विधान। युवराज ने एक ओवर में, तो विधेय का मतलब विधान, युवराज तो यहां उद्देश्य हो गया। एक ओवर में 6 छक्का लगाया, एक ओवर में 6 छक्के लगाए, यानी 2 राइट आंसर। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि का सही विकल्प पहचानिए। बताइए।
उतधन हरण, उतधन हरण, उदधन धारण और उदद धन रण। फिर वही हम कह रहे हैं कि उद्धरण है। यहां देखिए त जो वर्ण है और उसके बाद लिखा गया है ह, ठीक है। तो यहां पर त के बाद जब ह आता है तो त के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध हो जाता है, तो उतधन हरण बराबर उद्धरण हो जाएगा। निम्न में से मिश्र वाक्य को पहचान। सवाल है, रेलगाड़ी बहुत तेज चल रही है, तो रेलगाड़ी बहुत सरल साधारण वाक्य हो गया। सुरेश ने कहा, ने काम किया और वह अपने घर चला गया, यह संयुक्त वाक्य हो गया। मीना अच्छा गाती है, सरल साधारण वाक्य हो गया। बाहर अगर बारिश हो रही हो तो छाता लेकर जाना। पहला वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर आश्रित है, पहला वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर निर्भर है, तब क्या होगा, वह होगा। यहां आपको विशेषण उपवाक्य पहचानना है। क्या पहचानना है? विशेषण उपवाक्य। वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है। वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है। विशेषण उपवाक्य पहचानना है। यही बच्चा सफल होता है जो मेहनती है, यही बच्चा जो मेहनती होता है। अब यहां बात की जा रही है विशेषण उपवाक्य की। तो वही बच्चा सफल होता है, यानी यहां पर तो यह संज्ञा की बात की गई है, उस कर्ता उद्देश्य की बात की गई है। अब विशेषण कहां पर है? उस बालक की विशेषता क्या होगी जो सफल होता है, जो मेहनती होता है, तो यहां पर विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। यहां बताना है कि निम्नलिखित वाक्य में कोष्ठक में दिए गए शब्द के उपवाक्य का नाम बताइए। तो नाम बताना है। शिखा ने कहा कि वह कल एक नाटक देखने जा रही है। किस प्रकार का वाक्य है, यानी किस प्रकार का उपवाक्य है? शिखा ने कहा कि वह कल एक नाटक देखने जा रही है। देखिए यहां पर वह कल एक नाटक देखने जा रही है। क्या ऑप्शंस आए आप सबके? 13 का डी, 14 का ब, 14 का डी, 14 का बी, बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। शिखा ने कहा, तो भैया शिखा ने कहा, ठीक है, क्या कहा शिखा ने? तो शिखा ने कहा वह कल एक नाटक देखने जा रही है। वो क्या करने जा रही है? कोई काम करने जा रही है, तो क्रिया करने जा रही है। क्रिया विशेषण यह होगा जहां पर क्रिया की विशेषता बतलाने वाला कोई वाक्य हो। विशेषण जहां पर विशेषता बतलाई जाए। संज्ञा तो शुरुआत में ही है, यानी क्रिया की बात कही जा रही है कि वह कल एक नाटक देखने जा रही है। क्या करने जा रही है? वह एक नाटक देखने जा रही है। वह कल एक नाटक देखने जा रही है। ग्रामर के प्रश्न आप सबके बहुत गलत हो रहे हैं। चलिए बताइए। यहां पर कुछ लोग बी, कुछ लोग ए, डी। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा नहीं है ये?
ऐसा है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि ये उपवाक्य होते क्या हैं, बता दें। चलिए शॉर्ट में बता देते हैं उपवाक्य क्या होता है। आश्रित उपवाक्य यानी जो किसी के ऊपर आश्रित होते हैं उन्हें हम आश्रित उपवाक्य के नाम से जानते हैं। अब यह प्रश्न बनता है कि यह आश्रित उपवाक्य जो हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। तो एक तो होता है संज्ञा, एक होता है विशेषण और एक होता है क्रिया विशेषण। ठीक है, तो यहां देखिए संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य, यह तीन प्रकार के उपवाक्य आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। दरअसल उपवाक्य जो होता है, उपवाक्य वाक्य का एक अंश होता है, एक अंश होता है उद्देश्य और विधेय हो सकता है। यानी एक प्रकार का उपवाक्य होता है वह किसी के ऊपर निर्भर रहता है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना है, वाक्य में दो चीजें बहुत आवश्यक हैं। उपवाक्य कर्ता का होना आवश्यक है और क्रिया का भी होना आवश्यक है। अगर कर्ता और क्रिया नहीं है तो उपवाक्य नहीं होगा। उपवाक्य में कर्ता और क्रिया दोनों आवश्यक है। अब उदाहरण से देखें, मंजू स्कूल नहीं गई क्योंकि पानी बरस रहा था। हमने एक वाक्य लिखा, मंजू स्कूल नहीं गई क्योंकि पानी बरस रहा था। एक वाक्य हमने लिखा। अब यहां पर मंजू स्कूल नहीं गई एक वाक्य हो गया और क्योंकि पानी बरस रहा था दूसरा वाक्य हो गया। तो हमें इसी को ही बताना है और इसी को ही हमें पहचानना है। तो जो वाक्य मुख्य वाक्य की संज्ञा या कारक के रूप में सहायता करे, जैसे हमने लिखा, राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा। राम ने कहा कि पढ़ूंगा। अब इसमें क्या है, संज्ञा उपवाक्य है। इसमें किसकी प्रधानता है, संज्ञा की प्रधानता है, संज्ञा उपवाक्य हो गया। एक वाक्य और लिखते हैं, वह विद्यार्थी जो कल अनुपस्थित था, वह विद्यार्थी जो कल अनुपस्थित, वह बीमार है। वह विद्यार्थी जो कल अनुपस्थित था वह बीमार है।
वह विद्यार्थी बीमार है। यह प्रधान उपवाक्य हो गया। जो कल अनुपस्थित था, जो कल अनुपस्थित था, यह क्या हो गया, उसकी विशेषता हो गई, यह विशेषण उपवाक्य हो गया। तो जहां पर भी विशेषता बतलाई जाए वाक्य में, वह विशेषण वाला उपवाक्य हो जाएगा, यानी वह विद्यार्थी बीमार है। कैसा विद्यार्थी था, उसकी क्या विशेषता है, जो कल अनुपस्थित था वही वाला विद्यार्थी बीमार है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं जो बाजार में सस्ती है। एक उदाहरण लेते हैं कि तुमने यह कलम खरीदी है जो बाजार में सस्ती है। तुमने वह कलम खरीदी है जो बाजार में सस्ती है। तो तुमने कलम खरीदी है, उसकी विशेषता क्या है, जो बाजार में सस्ती है, तो विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। अब इसमें एक और उपवाक्य है जो क्रिया विशेषण है, जहां पर क्रिया की विशेषता बतलाने वाले वाक्य आते हैं। जहां पर क्रिया की विशेषता को बतलाने वाले वाक्य आते हैं, वो क्रिया विशेषण होते हैं। ज्यादातर इन वाक्यों की शुरुआत जो होती है, जब, जहां, क्योंकि, अतः, अगर, यद्यपि, ज्यों त्यों, इस तरह के शब्दों से होती है। जैसे जब पानी बरसे तो डालना।
हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि समय, स्थान, कारण, प्रयोजन, परिणाम, शर्त, तुलना और प्रकार, इन सारी कंडीशंस में क्रिया विशेषण होता है। और ये क्रिया विशेषण उपवाक्य में ये सारे उदाहरण आपके आ जाते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि विच्छेद, सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। सही विकल्प आपको पहचानना है। सुधन सुप्ति, सुधन सुप्ति यहां पर ऊ आया है। कैसा ऊ है? छोटा ऊ। यहां पर भी छोटा ऊ। तो जब दो ऊ आ जाएं तो छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या हो जाता है? बड़ा ऊ हो जाता है। अब देखें इस नियम से बनता है कि नहीं। तो हो जाएगा तू, अच्छा यहां तो ऊ आ ही नहीं रहा, क्षमा करिएगा, एक मिनट रुकिए। यहां पर आ रहा है ऊ और यहां पर आ रहा है सा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह स्वर संधि के तहत नहीं आएगा। जब यह स्वर संधि के तहत नहीं आएगा तो यह किस संधि के अंतर्गत आएगा? व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा। अब व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा तो कौन सा नियम लगेगा? सुधन सुप्ति बराबर सुसुप्ति, यही होगा। तो सुसुप्ति। हाँ हाँ ठीक है, मैं वो ध्यान नहीं दिया। वो ऊ के बाद पहले सा आएगा फिर ऊ आएगा और इधर ऊ आ रहा है। लेकिन यहां पर जो दोनों जगह सुसुप्ति है, यहां पर भी सुसुप्ति है। तो जब दो सा एक साथ रहेंगे तो उसका जो है मूर्धन्य शकार होगा। संगीता जी आप सही लिखी हैं, गलत मत काटिए, ऑप्शन 4 सही होगा। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? संधि, वाक्य, वर्ण। बताइए। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था
दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से संधि होती है। अगला सवाल, जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? यहां पर संधि की परिभाषा दी गई है। क्या दी गई है? संधि की परिभाषा। तो देखिए, संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आए तो जो विकार उत्पन्न होगा वह विसर्ग संधि का होगा। अगला सवाल थोड़ा फास्ट में करते हैं। निम्नलिखित वाक्य में विधेय का सही विकल्प चुनिए। विधेय का सही विकल्प चुनिए। मैंने आपको बताया था कुर्सी पर बैठकर बातें करें, तो वो आप है, आप कुर्सी पर बैठकर बातें करें, तो यहां आप क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा, बाकी विधेय हो जाएगा। नेक्स्ट, भानुधन उदय। भानुधन उदय, यहां आपको बताना है, यहां छोटा ऊ, यहां पर भी छोटा ऊ, छोटा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, राइट आंसर जाएगा भानुदय। भानुदय राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। मुनीश शब्द है मुनीश, तो मुनिधन ईश, यानी कि मुनिधन ईश राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा मुनि और ईश। यहां पर बहुत बड़ी गड़बड़ी होती है, कुछ लोग मुनि करते हैं और कुछ लोग मुनि करते हैं, तो मुनि नहीं होता, मुनि होता है, छोटी की मात्रा वाला शब्द। यहां पर गड़बड़ी मत करिएगा, मुनि न होकर मुनि होता है। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले अहिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम क्या था? जिसने हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने के लिए काम किया था, उनका नाम था गोपाल स्वामी अयंगर। गोपाल स्वामी अयंगर। नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। सधन अल्लग्न संलग्न, यहां संलग्न शब्द है। क्या है? संलग्न शब्द है। ध्यान रखिएगा, तो जो म होता है, म का क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है मोनुस्वारा से। तो जब म का अनुस्वार हो जाता है, दो मां एक साथ आ जाएंगे, तो यहां हो जाएगा श्रम को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यहां हो जाएगा समधन लग्न बराबर संलग्न। नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि का भेद चुनिए। यहां लिखा है उच्छिष्ट, तो ध्यान रखिएगा, जब च और छ दोनों साथ में आ जाएं तो पहले च का त और दूसरे छ के स्थान पर श हो जाता है, यानी त के बाद तालव्य श आए तो उसी वर्ग का, यानी कि द्वितीय वर्ग का पहला वर्ण हो जाता है, तो त के स्थान पर च और छ के स्थान पर श, अर्थात उत धन शिष्ट बराबर उच्छिष्ट हो जाएगा। ऑप्शन 4। नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। अन्वेषणा, अन्वेषण आया है, यहां पर क्या है? ध्यान रखिएगा, जहां पर भी या व र शब्द के मध्य में आ जाए और उसके पहले आधा अक्षर हो तो यण संधि होगा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, क्या हमारा वर्ण हो जाएगा? अनुधन एषणा। एक तो यह ऑप्शन बनेगा। यहां देखिए उ है, यही है ना, उधन ए हो गया, यहां क्या हो जाएगा? अनुधन एषणा बराबर अन्वेषणा। उ का वा, ई का या, री का र, री का ल हो जाता, ई का या, उ का वा, री का र, री का ल हो जाता, अनुधनेषणा बराबर अन्वेषणा। अगला, 1973 में वर्धा में अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? देखिए, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, महात्मा गांधी राइट आंसर होगा। अगला सवाल, अमीर खुसरो की प्रसिद्धि का कारण क्या था? तो उन्होंने पहेलियां और मुकरियां लिखी थी और खड़ी बोली के पहले भी माने जाते हैं। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा है? तो इटावा या एटा, यहां पर बड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो इनके जन्मस्थान क्या है? एटा है, राइट आंसर हो जाएगा एटा। प्राचीन भारतीय सिक्कों पर कौन सी लिपि अंकित है?
प्राचीन भारतीय कौन सी लिपि अंकित है? ध्यान रखिएगा, हिंदी की सभी जो लिपियां हैं वो किससे जन्मी है? तो ब्राह्मी से जन्मी है। यानी सबसे प्राचीन लिपि हमारे यहां जो मिलती है वह ब्राह्मी मिलती है। तो भारतीय सिक्कों पर जो सनातन या हिंदू धर्म के सिक्के हैं उसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। अब देखिए, राम श्याम शिव ने मिलकर नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किया था, ठीक है। और मदन मोहन मालवीय ने 1910 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज की स्थापना किया था। तो ये प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, तो ब्याबू श्याम सुंदर दास इस ऑप्शन में आ जाते हैं। अगला सवाल, सिंह की गर्जना या सांप की फुकार किस रस का उद्दीपन विभाव है? यहां पर क्या पूछा है, उद्दीपन विभाव कौन सा है, किस तरह का उद्दीपन है? तो उद्दीपन का है सांप, सिंह की गर्जना या सांप की फुंकार। अब सांप या तो फूंक देगा तो बहुत तेज से डर लगेगा, और अगर सिंह भी गरजेगा तो बहुत तेजी से हमें डर ही लगेगा, और डर कहां होता है? भयानक होता है, ठीक है। अक्षर पर सिरोरेखा लगाने का अनुमोदन किस समिति द्वारा किया गया? लिपि सुधार से संबंधित जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है। तो अक्षर पर सिरोरेखा लगाने का अनुमोदन किस समिति द्वारा किया गया, यह आपका प्रश्न है। ध्यान रखिएगा, तो देवनागरी से संबंधित यह क्वेश्चन है। इसका मतलब देवनागरी सुधार समिति ने, देखिए पहले कैसे लिखा जाता था, जैसे गुजराती लिखी जाती है, राम घर गया, इस तरह से लिखा जाता था। तो कहा गया भैया ऐसा है कि इसके ऊपर तो सिरोरेखा लगाने वाली जो है समिति कौन थी? देवनागरी सुधार समिति थी। भाषा विज्ञान भाषा को भाषा ही जानकर उसका कैसा अध्ययन करता है? तो भाषा विज्ञान भाषा को भाषा ही जानकर उसका कैसा अध्ययन करता है, यह आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, उसका वैज्ञानिक अध्ययन करता है, इसीलिए उसको भाषा विज्ञान कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक। अगला सवाल है, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। धर्म, धन, अर्थ। अब यहां देखिएगा अ है, और यहां देखिएगा अ है, अकह सवर्ण्य दीर्घ से छोटा जब जुड़ेगा तो बड़ा आ जाएगा, और हमारा राइट आंसर हो जाएगा धर्मार्थ। क्या हो जाएगा? धर्मार्थ, ऑप्शन बी। निम्न कवियों में कौन हिंदी का महाकवि माना जाता है? कौन हिंदी का महाकवि माना जाता है? भर्तृहरि संस्कृत के हैं, कालिदास संस्कृत के हैं, अश्वघोष संस्कृत के हैं, तुलसीदास हिंदी के हैं। तो राइट आंसर तुलसीदास हो जाएगा। हिंदी विषय में भारतीय संविधान में क्या लिखा है? हिंदी के विषय में भारतीय संविधान में क्या लिखा है? हिंदी भाषा है। ध्यान रखिएगा, तो 343(1) में लिखा गया कि भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, और अंकों का रूप अंतरराष्ट्रीय होगा, और हिंदी भारत में राजभाषा है, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा भारत की कोई भी एक भाषा नहीं है, अलग अलग है। रात दिवस पूनम अमा, दुख सुख छाया धूप, यह जीवन बहुरूपिया, बदले कितने रूप। यहां आपको बताना है कि इसमें कौन सा छंद है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा छंद है। ध्यान रखिएगा, तो यहां देखिए मात्राओं को अगर गिनते हैं तो पहला देखते हैं कि रात 2 1 3 1 4 1 5 1 6 6 2 8 1 9 1 10 10 1 11 11 2 13। यानी मुझे पहले दृष्टिया ये लग रहा है कि पहले में 13 और दूसरे में 11, फिर तीसरे में 13 और फिर चौथे में 11। तो जहां पर इस तरह से हो वहां पर कौन सा होता है? कौन सा होता है? तो आप बताएंगे कि जहां 13-11 आता है वहां पर दोहा होता है। यही होता है कि सोठा होता है? एकदम सही है।
दोहा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोहा। अगला सवाल है, नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? यह कई बार प्रश्न पूछा गया है कि नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है, तो इसे नंद नागरी कहा जाता है। यहां गलत टाइप हो गया है, नंद नागरी या कहीं कहीं नंदी नागरी भी कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा नंद नागरी। राजभाषा अधिनियम 1976, राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से देश राज्यों को कितनी श्रेणियों में बांटा जा सकता है? आप जानते हैं कि क वर्ग, ख वर्ग, का वर्ग, खा वर्ग और गा वर्ग, तीन तरह के राज्य बनाए गए। पहले तरह का राज्य जो हिंदी भाषी है, दूसरे तरह का राज्य जो हिंदी जानता है, तीसरे तरह का राज्य जो हिंदी जानता भी नहीं है और हिंदी से उसका कोई संपर्क भी नहीं है। तो इस तरीके से तीन तरह की श्रेणियों में इसको विभाजित किया गया। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, आपको बताना संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा को तीन भागों में विभाजित किया गया है? क ख ग तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। आपको अनुच्छेद बताना होगा। 343 से 351 के बीच में कौन सा अनुच्छेद है, कमेंट करके ये आपको बताना होगा। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल है साथियों कि राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परछाही, याते सवे सुध भूल गई कर टेक रही पलहारत नाही। कौन सा रस है? अब देखिए यहां पर आप थोड़ा सा इसको देखेंगे तो राम को रूप निहारती जानकी कंकन के नग की परछाही, ओ याते सवे सुधि भूल गई कर टेक रही पलहारत नाही। यानी कि सब कुछ भूल गया लेकिन ये स्मृतियां नहीं भूल रही हैं। एक चीज याद रखिएगा कि जब कभी भी नायक नायिका के विषय में सोचे, रुदन करे, चिल्लाए या नायक नायिका को उठा के पटक दे, कूट दे और नायिका रोती रहे, स्थितियां कोई भी हो, श्रृंगार रस ही होगा। ध्यान रखिएगा वो श्रृंगार ही होगा। तो यहां पर स्मृतियों को याद कर रही हैं, परछाई में देख रही हैं। यहां पर भी नायक और नायिका का वर्णन है। संयोग का होगा तो संयोग होगा और वियोग का होगा तो वियोग होगा, लेकिन यहां श्रृंगार होगा। ध्यान रखिएगा। आज का प्रश्न पूछे जा रहे हैं परिभाषा पर आधारित। जहां एक शब्द का भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हो वहां कौन सा अलंकार होता है? भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हो। देखिए तो आप तो बहुत आसान सा सवाल है, सभी लोग इसका जवाब दे देंगे। देखो पहले सब लोग एक बार जवाब दो तब मैं इसका जवाब दूंगा। फटाफट जवाब दीजिए, किसी का गलत नहीं होना चाहिए, फटाफट जवाब दीजिए। चलिए ये तो भाई गलत हो गया तो फिर समझिए कि हिंदी पढ़ना बेकार है। चलिए देखिए अभी भी 40 का बी लोग कह रहे हैं, वाह। मंगन को देख कर पट दे तो बार बार है। प्लीज कनक कनक ते सौगुनी मादकताय अधिकाए। अब वहां कनक है, उसका अर्थ बदल थोड़ी रहा है, वो सबके साथ अलग अर्थ दे रहा है। अब यहां देखिए, तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती है, बेर शब्द आया है। तो यमक अलंकार जो होता है उसमें एक शब्द का भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग होता है। मंगन को देख कर पट देत बार बार है। अब पट जो है, एक बार मंगते के लिए पट होगा क्या? दरवाजा बंद कर देती है। और एक मांगने वाले के लिए पट यानी वस्त्र दान देती है। तो एक ही पट का दो अर्थ आया, एक वस्त्र और एक दरवाजा। भारतेंदु हिंदी की साहित्यिक पत्रिका आनंद कादंबनी के संपादक कौन थे? देखिए आनंद कादंबनी याद रखिएगा। तो जब भी
आनंद होता है प्रेम रतन धन पायो पायो, यानी जब प्रेम घन बादल बरसने लगते हैं तब क्या होता है, आनंद छा जाता है। कादंबिनी। तो ऐसे याद रखिएगा, प्रेम के बादल, प्रेम के घन जब बरसते हैं तो आनंद ही आनंद जीवन में होता है। इस तरह से याद रखिएगा। अगला सवाल, निम्न विकल्पों में कौन सा साक्षात्कार के समय की जाने वाली त्रुटि नहीं है? देखिए, साक्षात्कार विधा पर आधारित प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, साक्षात्कार विधा है। तो साक्षात्कार विधा में क्या है कि साक्षात्कारकर्ताओं की का अचेतन पूर्वाग्रह, साक्षात्कार के समय सामान्य घबराहट, साक्षात्कार में व्यर्थ शब्दावलियों को परिभाषित करना, साक्षात्कार के प्रश्नों का स्पष्ट व पारदर्शी होना। कौन सा साक्षात्कार के समय की जाने वाली त्रुटि नहीं है? तो यहां बता रहा है कि कौन सी त्रुटि नहीं है, बाकी सब त्रुटियां हैं। देखिए यहां पर साक्षात्कारकर्ताओं का अचेतन पूर्वाग्रह, यह त्रुटि है। भाई पूर्वाग्रह में अगर आप साक्षात्कार देंगे तो कैसे मात बनेगी? साक्षात्कार के समय सामान्य घबराहट, नहीं, काम नहीं बनेगा। साक्षात्कार में व्यर्थ शब्दावलियों को परिभाषित करना, यह भी जरूरत नहीं होती है। त्रुटि नहीं है, यह त्रुटि है। क्या त्रुटि है? यानी यह सब ठीक है, यह सब ठीक है, यह नहीं ठीक है, त्रुटि नहीं है। पूछा है कि इसमें से कौन सी त्रुटि नहीं है, तो ये तीनों त्रुटि है और यह त्रुटि नहीं है। क्या है? साक्षात्कार के प्रश्नों का स्पष्ट व पारदर्शी होना, यह त्रुटि नहीं है। प्रश्न बहुत सीधे सीधे पारदर्शी होंगे तभी साक्षात्कारकर्ता बहुत ही सहजता के साथ उसके जवाब दे सकेगा। ठीक है। एक व्यक्ति द्वारा अपने भावों और विचारों को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु ध्वनि संकेतों को भाषा का प्रयोग कहलाता है। अब बताइए क्या कहलाता है भैया? श्रवण, लेखन, मौखिक अभिव्यक्ति और वाचन। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। पहला ऑप्शन है श्रवण, लेखन, मौखिक अभिव्यक्ति और वाचन। एक व्यक्ति द्वारा अपने भाव और विचारों को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु ध्वनि संकेतों हेतु भाषा का प्रयोग क्या कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा, जब भाषा का प्रयोग होता है तो क्या होता है? मौखिक अभिव्यक्ति होती है। यहां पर मौखिकता रहेगी, मौखिक अभिव्यक्ति होगी। ध्यान रखिएगा, यहां पर श्रवण भी नहीं होगा, लेखन तो होगा ही नहीं, वाचन भी नहीं होगा। वाचन में भाषा और मौखिक अभिव्यक्ति का मेल नहीं होता, तो राइट आंसर हो जाएगा मौखिक अभिव्यक्ति। ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक, इसमें कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? बताओ मुन्ना। ये प्रश्न तो मतलब ऐसे प्रश्न है कि जैसे देखते ही गोली मार दो, इतना आसान सा सवाल है। ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक, एक शब्द इसमें आप पहचान लीजिए, तुरंत गोली मार देंगे। देखिए, तो जब भी ऐसा प्रश्न आए उसमें आप देखिए कि वाचक शब्द क्या है। एक वाचक शब्द आया है ज्यों, ध्यान रखिएगा मुन्ना, गलत कर दिए सब लोग। ज्यों आया है तो ज्यों, जहां, त्यों। उत्प्रेक्षा में होता है, उत्प्रेक्षा में हमेशा कल्पना की जाती है, उपमा में तुलना की जाती है, रूपक में आरोप किया जाता है। जैसे मैं कह दूं कि मैंने किसी लड़की को देखा और उसे देखकर मैं कह दूं कि ये मेरी प्रेमिका ही है, लेकिन वो मेरी प्रेमिका नहीं है, फिर भी मैं कह दूं ये मेरी प्रेमिका ही है। मैंने उसके रूप, रंग, नयन, नक्श सब देखा और इतनी ज्यादा सिमिलरिटी थी, उपमेय उपमान का इतना तगड़ा आरोप था कि मैंने कहा ये मेरी प्रेमिका ही है, प्रेमिका है, रूपक अलंकार हो गया। मैंने कहा कि तुम मेरी प्रेमिका जैसी लगती हो, उपमा हो गया, तुलना कर दिया। अब मैं कह दूं कि तुम्हें देखकर लगता है मानो तुम मेरी प्रियसी ही, यहां मान लिया। तो जहां पर भी मान लिया जाए कह दें, माने मान रहे हैं, ज्यों यानी कल्पना कर रहे हैं। तो जहां भी किसी ने देखा
बढ़िया, एक लड़का ऐसे ऐसे सीना फुलाए चला जा रहा है, कहा यार लगता है मानो सलमान खान जा रहा हो, जो सलमान खान जा रहा हो। तो यहां कल्पना की जा रही है, और जब भी कल्पना की जाती है वहां पर उत्प्रेक्षालंकार होता है। बोलो सिया रामचंद्र की जय। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ हिंदी जर्नलिज्म शोध प्रबंध किसका है? देखिए, पत्रकारिता पर एक ग्रंथ है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो डॉक्टर रामरतन भटनागर, रामरतन भटनागर, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ हिंदी जर्नलिज्म। अगला सवाल, पत्रकारिता पत्र पत्रिकाओं के लिए समाचार लेख एकत्रित तथा संपादित करने, प्रकाशन, आदेश देने का कार्य है। पत्रकारिता के संबंध में यह कथन किसका है? देखिए, यूपी टीजीटी पीजीटी में एक प्रश्न पत्रकारिता से पूछा जाता है। पिछली बार भी पूछा गया था, तो लोग बहुत चिल्ला रहे थे कि अरे सिलेबस के बाहर दे दिया, सिलेबस के बाहर दे दिया। तो एक प्रश्न वहां पूछा जाएगा। पत्रकारिता पत्र पत्रिकाओं के लिए समाचार लेख एकत्रित कर तथा संपादित करने, प्रकाशन, आदेश देने का कार्य है। पत्रकारिता के संबंध में यह कथन किसका है? तो कथन है डॉक्टर बद्री कपूर का। नागरिक पंचानी पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ? ध्यान रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1896, 1896। निम्न में से क्या रिपोर्ट लेखन की गलत विधि है? देखिए, अन्य गद्य विधाओं में एक विधा आती है रिपोर्ट, रिपोर्ट लिखना। तो जब आप पत्रकारिता के लिए रिपोर्ट लिखते हैं तो क्या रिपोर्ट लेखन की गलत विधि है? पत्रकारिता से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाएगा यूपी टीजीपीटी में, ध्यान रखिएगा, डी में पूछा ही जाएगा, बीपीएससी में भी पूछा जाता है। तो निम्न में से क्या रिपोर्ट लेखन की गलत विधि है? आयोजन स्थल का नाम लिखना जरूरी नहीं है, आयोजन की तिथि और समय की सूचना दी जानी चाहिए, सर्वप्रथम संस्था का नाम लिखा जाना चाहिए, प्रतियोगिता का परिणाम आया हो तो उसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए। बताइए। तो रिपोर्ट लेखन की गलत विधि है, ध्यान रखिएगा, इसमें गलत विधि पूछा गया है। तो आयोजन स्थल का नाम लिखना जरूरी नहीं है। अब भैया कहां आयोजन कर रहे हैं? अगर आप आयोजन स्थल का नाम नहीं लिखेंगे, मान लीजिए आप रिपोर्ट बना रहे हैं कि महाकुंभ कहां आयोजित हो रहा है, और ये लिखेंगे नहीं कि महाकुंभ कहां आयोजित हो रहा है, प्रयागराज में हो रहा है कि मुंबई में, काशी में, कहां हो रहा है, तो गड़बड़ हो गया ना। तो इसलिए आयोजन स्थल का नाम लिखना जरूरी नहीं है, यह गलत विधि है। यह ऑप्शन एक हो गया। सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा हो, कौन सा अलंकार है? अगर यह वाला सवाल किसी का गलत हुआ तो आप सबकी खोपड़ियां फोड़ फोड़ के मैं अरुण रंग का घड़ा बहा दूंगा। गलत नहीं होना चाहिए यह सवाल। सभी लोग बताओ, अभी मैंने बताया था सबको। सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा हो। देखिए, अभी भी लोग गलत जवाब दे रहे हैं, और कुछ लोग जवाब ही नहीं देंगे। अरे नकिया पकड़ के जमीनिया में ऐसे ऐसे रगड़ दे भैया, जवाब दो। इतने सारे लोग लाइव हैं, एक तो लाइक नहीं करते हैं, लगता है अंगूठा काट ले इनका, और दूसरा जो लोग लाइव हैं वो जवाब नहीं देते हैं, सोचते हैं गलत हो जाएगा। वाह मेरे साथियों, एकदम सही बात है। अब क्या इसमें दिक्कत है? मानो कल्पना कर ली गई है, कोई कंफ्यूजन है? इतना आसान सा सवाल है। उत्प्रेक्षा अलंकार। रेडियो में विज्ञापन की शुरुआत कब हुई? रेडियो में विज्ञापन की शुरुआत कब हुई? बताइए फटाफट। 1947, 1923, 1950, 1823। देखिए, जो जनसंचार के माध्यम हैं, इन जनसंचार के माध्यमों का इतिहास भी आपको मालूम होना चाहिए कि जनसंचार के माध्यम, इनसे भी संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यहां पर आकाशवाणी से संबंधित जो प्रश्न है वो बनते हैं। आकाशवाणी जो है 1927 में इसकी शुरुआत होती है, मुंबई और कोलकाता से। मुंबई और कोलकाता से इसकी शुरुआत होती है कब? 1927 में। लेकिन 3 साल बाद 1930 में इसका
प्रश्न पूछा जाएगा कि आकाशवाणी यानी रेडियो का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो भारत में रेडियो की शुरुआत जो हुई थी वो निजी रेडियो प्रसारण से हुई थी। राष्ट्रीयकरण जब हुआ तो इसका नाम क्या हुआ? ध्यान रखिएगा 1930 में इसका नाम रखा गया भारतीय प्रसारण सेवा। यह जरूर याद रखिएगा कि भारत में इसका 1930 में जब राष्ट्रीयकरण हुआ, क्योंकि 27 में 2 निजी ट्रांसमीटर थे जिन्होंने, प्राइवेट लोगों ने कोलकाता में इसकी शुरुआत कर दी। बाद में 1930 में इसका नाम भारतीय प्रसारण सेवा रखा गया, इंडिया ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन रखा गया, और 1957 में इसका नाम रखा गया। यहां से प्रश्न पूछा गया है कि इसका नाम आकाशवाणी कब रखा गया, यानी, और एक बार यह भी प्रश्न पूछा गया था कि इसका जो वाक्य है वो क्या वाक्य है, यानी इसका लोगो क्या है, ध्येय वाक्य क्या है? तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इसका ध्येय वाक्य है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये इसका ध्येय वाक्य है। कई बार पूछा गया है, तो ध्येय वाक्य आपको मालूम होना चाहिए। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, प्रसार भारती के अंतर्गत ये चलता है। इसका नामकरण 1957 में हुआ। ठीक है, अब आज का ये लास्ट प्रश्न था, अंतिम प्रश्न था। यह सेशन आपको कैसा लगा? कल पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी इसी समय और 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। अगर आप DSSB के नए बैच से जुड़ना चाहते हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी के नए बैच से जुड़ना चाहते हैं, बीपीएससी टियर 4 के नए बैच से जुड़ना चाहते हैं, टीजीटी पीजीटी के, या किसी भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी के बैच से जुड़ना चाहते हैं, यूजीसी नेट के नए बैच से जुड़ना चाहते हैं, में जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर लें, 9828 9592 37। तो साथियों, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी कल। अच्छा, ठीक है, पंत जी आकाशवाणी नाम दिए थे, बहुत बढ़िया। चलिए, कल आप लोगों से मुलाकात होगी, फिर पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।